यह दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कहां पर है मुनाफा होने वाला है आपको। आज मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही powermywealth.com के संदीप वागले साहब भी जुड़ेंगे और अश्विनी गुजराल भी होंगे हमारे साथ। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में टेक्निकल और फंडामेंटल पहलुओं को बात करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मौजूद होंगे। संदीप वागले होंगे, राजेश सतपुते होंगे हमारे साथ आज बात करने के लिए एग्जैक्टली चार्ट्स पर आपकी अप्रोच क्या रहे, रजत के बोस और साथ ही साथ सुमित बागड़िया हमारे साथ टेक्निकल और डेरिवेटिव पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे भी अगर आप देखें पहले एक बात और कर देते हैं और वो होती है वॉल स्ट्रीट की संकेत कैसे हैं इस वक्त यूएस मार्केट से, और साथ ही साथ इस वक्त एशिया क्या कर रहा है, कच्चे तेल के हालात क्या हैं, हमारे लिए इस वक्त बेस क्या है। हेमंत, मॉर्निंग, ये बताइए एग्जैक्टली वॉल स्ट्रीट से संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए फोकस ग्लोबल मार्केट्स का एक ही इवेंट पर है और वो है कि क्या निकल कर आता है अमेरिका और चाइना के बीच में जो इस समय वार्ता चल रही है। अगर ये वार्ता पॉजिटिव साइड पर निकल कर आती है, बयान इस तरह के होते हैं कि जल्द समझौता हो सकता है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मीटिंग बनी है, बहुत अच्छे अगर कोई ट्वीट्स आ जाते हैं तो फिर ग्लोबल मार्केट्स रिजॉइस करेंगे आज के दिन में। लेकिन इस इवेंट से पहले देखिए अमेरिका ने क्या दिखाया है, होपफुल हैं वहाँ के बाजार। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ बिल्कुल फ्लैट था, 100 पॉइंट की बढ़त हो चुका था और उसके बाद अमेरिका ने जो 100 पॉइंट की बढ़त के साथ समाप्ति दी है ये काबिले तारीफ है। तो ये संकेत तो मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और एशियाई बाजार भी देखिए होपफुल हैं, गिर नहीं रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो इस इवेंट का इंतजार करना होगा, बीजिंग की ये जो बैठक हो रही है बीजिंग में, उसमें दरअसल क्या निकल कर आता है उससे पहले ये बाजार इंतजार करेंगे और इस बैठक के आउटकम या फिर कोई भी ट्वीट्स या फिर कोई भी बयान के ऊपर फिर रिएक्शन होगा तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना शायद आज मार्केट में ज्यादा सही होगा। लेकिन ये बताइए डेटा क्या कहता है आपका, किस तरह का कलेक्शन देखने को मिला? देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जरा निफ्टी बैंक के चार्ट लेके आएंगे एक बार प्लीज, पैरेलल पे चार्ट लेके आइएगा। दो चीज समझनी है आपको कल। एक तो ये कि निफ्टी बैंक ने एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखाई थी, मजबूती दिखाई थी। निफ्टी भी खुला था काफी अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन निफ्टी एक कदम पीछे आ गया, बैकफुट पे आ गया। यानी निफ्टी बैकफुट पे, बैंक निफ्टी फ्रंट फुट पे, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ और इन दोनों इंडेक्स में एक डिफरेंशियल। अब उस डिफरेंशियल को हमें प्ले करना है। हम किसका चुनाव करें, निफ्टी का करें, निफ्टी बैंक का करें? यही आज सबसे बड़ा एक ट्रेडर के लिए प्रश्न होगा और इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आइए संकेत देखते हैं पहले वॉल स्ट्रीट से संकेत कैसे हैं और उसके बाद टेक्निकल एफएनओ सेटअप, FIDIs के आंकड़े क्या हैं। अगर आप हर चीज को देखें तो ग्लोबल सेटअप जो है शानदार है। अगर आप देखें तो ग्लोबल न्यूट्रल, FIs के आंकड़े शानदार हैं, चाहे वो कैश के देख लीजिए चाहे आप डेरिवेटिव्स के देखिए। DIs बैकफुट पे आए हैं, कुछ मुनाफा वसूली की है उन्होंने, तो इसको मैंने आज बैट कहा है। और टेक्निकल और एफएनओ सेटअप मैं अभी भी कह रहा हूं कि बेहद शानदार है। आइए FIs के आंकड़ों पर। कल कैश मार्केट में लगभग 736 करोड़ रुपए की खरीदारी, गुड, अच्छी बात है। DIs ने इसके उलट अगर आप देखें कल डे हाई पर थोड़ा सा ऑफलोडिंग करी, माल बेचा, कैश में सेलिंग करी 142 करोड़ रुपए की। नेट कैश बाजार में कितना था? लगभग 594 करोड़ रुपए का बाजार में कैश था, अच्छी बात है। डेरिवेटिव्स में 1018 करोड़ रुपए की FIs की नेट बाइंग है। उसके बाद आइए आप इंडेक्स फ्यूचर्स में 408 करोड़ रुपए की नेट बाइंग और FIs ने याद रखिए 6400 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर। इंडेक्स ऑप्शन में FIs की लगभग 509 करोड़ की बाइंग और याद रखिए FIs ने करीब 7438 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, लॉन्ग पुट भी किए हैं उन्होंने। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि शॉर्ट पुट भी उनकी तरफ से आई है। शॉर्ट पुट का मतलब रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, सीमित दायरे की गिरावट या फिर बाजार का इस रेंज में ठहर जाना। और याद रखिए FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 125 करोड़ रुपए की कम बाइंग करी, लेकिन फिर भी वहां भी करीब 5372 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी इसके आधार पर मैंने आज FIs के आंकड़ों को अच्छा माना है, पॉजिटिव माना है और ये बाजार के हक में है। यानी वॉल स्ट्रीट के संकेतों के बाद अब FIs के आंकड़े आपके हक में। अब आती है टेक्निकल सेटअप की बात। कल क्या नहीं हुआ और कल क्या हो सकता था? कल निफ्टी 840 को डिसाइसिवली पार कर सकता था लेकिन नहीं किया। कल निफ्टी आके बैकफुट पे खड़ा हो गया। अब आज के लिए महत्वपूर्ण लेवल क्या है सुन लीजिए। एज पर द ऑप्शन क्या होता है देखिए, कल 10,800 की कॉल में बहुत बिल्डअप नहीं था, लेकिन 10,900 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग थी, मंदड़िया बैकफुट पे था, कॉलेटर बैकफुट पे था, ये अच्छे संकेत हैं। 11,000 की कॉल, इसमें खरीदारी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन थी। तो बायस मेरे लिए ऊपर का क्या रहेगा? याद रखिए 920 से 960 बन सकता है बेस्ट केस में, लेकिन 920 एक बहुत क्रिटिकल सप्लाई जोन रहेगा इन आंकड़ों के मुताबिक। अब आइए आप नीचे, बेस क्या होगा?
कल अगर आप देखें ऑप्शंस के आंकड़ों से एक बड़ी अच्छी चीज झलक रही थी कि पुट राइटर बड़ा कंफर्टेबल था। पुट राइटर मतलब जो बाजार के बेस को झांकता है कि बेस कहां है बाजार का। 10,700 पे अच्छे पुट राइटिंग, 3.25 लाख शेयर बिके, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा खड़ा हो गया है वहां पे 31,68,000 का, यानी 10,500 की पुट के बाद सबसे ज्यादा ओआई आके खड़ा हो गया 10,700 में। यानी क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि 10,700, 10,707, 10,707 है आपका 200 डेमा, और उसके ऊपर 50 डेमा आता है 10,747 पर। अब अप्रोच रखिए, मैंने क्यों कहा था शुरू में मुनाफे की तैयारी में कि देखकर समझकर फिर अगर आप देखें अप्रोच लेनी है। अगर एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और डिप आ जाए इनिशियली तो भी कोई बात नहीं। किसी भी डिप को 747 तक के बाय करना है। स्टॉप लॉसेस आपको मैंने समझा दिए क्या होंगे, लेकिन ऊपर की तरफ क्या टारगेट्स हो सकते हैं इंट्राडे या फिर एक दो दिन के पोजीशन पर्सपेक्टिव से, वो हो सकते हैं 860 से लेकर 920 बेस्ट केस में। इस ट्रेडिंग सेशन से जैसे कि हिम्मत ने कहा कि एक बड़ा ग्लोबल इवेंट चल रहा है, एक बड़ी बैठक चल रही है, बहुत कुछ इंडेक्स पे अपेक्षाएं मत लगाइए, स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कल हम देख रहे थे खुला 10,836 तक निफ्टी गया, अब उसके बाद ऊपर में टिक नहीं पाया। अब मंदी के संकेत तो नहीं है ना? मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ। मंदी के संकेत नहीं है, मेरे पास एक भी आंकड़ा नहीं है, कोई मैं टेक्निकल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंदी नहीं करिए। मंदी जिसने कल करी, देखिए आज एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि फिर 10,800 के ऊपर हम खुलने की तैयारी करें। ये बताइए बैंक निफ्टी आपका क्या कह रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ वो कल आप देखिए 750 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी करी है। और अगर आप अंदर जाकर देखें उन्हें खरीदा क्या है, देखिए एफआईआईज को पसंद होते हैं आईटी कंपनियां। इन्फी में 300 करोड़ की, टीसीएस में करीब करीब 200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, और एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में करीब करीब 200 करोड़ की, एक्सिस में 300 करोड़ के आसपास की, आईसीआईसीआई बैंक में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। तो ये सारे स्टॉक्स जो थे देखिए ये दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुए हैं, जहां निफ्टी कमजोर था। इन शेयरों में दरअसल एफआईआईज खरीद कर गए हैं। अब आप देखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे अगर कोई दाव लगा रहा है तो मैं निफ्टी बैंक पे कैसे बिल्कुल। अब देखिए निफ्टी बैंक ने क्या हुआ है, मैं जो शुरू में बात कही ना, एक डिफरेंशियल है। निफ्टी स्ट्रांग है लेकिन उससे कहीं अधिक स्ट्रांग है निफ्टी बैंक। कल इसने एक शानदार क्लोजिंग दी, हाँ आखिरी में थोड़ी टर्बुलेंस थी, लेकिन याद रखिए जरा ऑप्शंस के आंकड़े देखिए आप। कॉल्स में राइटिंग कहां पर है? 27,500 से ऊपर की स्ट्राइक में है। 27,400 की राइटिंग है ना, सिर्फ 44,000 शेयर। तो स्कोप याद रखिए ऊपर की तरफ 27,450 जो कि कल का भी इंट्राडे हाई था, और 27,777 बनता है कभी भी, याद रखिए। नीचे क्या है याद रखिए, निफ्टी बैंक का बहुत अच्छा बेस आता है करीब करीब 27,136 से लेकर 27,200 की ट्रैजेक्टरी में। आप देखिए कल 27,100 की पुट क्या गजब बिकी, 5.25 लाख बिकी। आउटस्टैंडिंग वाई 737, 27,200 की पुट देखिए 2 लाख बिकी, 27,300 की पुट देखिए 2 लाख बिकी। तो एक बहुत अच्छा बेस है याद रखिएगा निफ्टी बैंक का 27,136 से लेकर 27,200 के जोन में। अप्रोच वही रहेगी। अगर आप ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं, हालांकि कल अगर आप देखिए मैंने बुक कर दिया था आफ्टरनून में, लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स प्ले करना है तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी। 136 से लेकर 207 की रेंज में कोई आइडेंटिफाई कर लीजिए अपने पॉकेट के अनुसार एक स्टॉप लॉस, लेकिन ऊपर की तरफ 450 और 777 ये लक्ष्य लेके चलिए। और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक यकीन मानिए चार्ट्स के अनुसार मेरे इस वक्त इस स्पेस में फेवरेट्स हैं। बिल्कुल, और ये स्टॉक्स लगातार देखिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और लगातार सीएनबीसी आवाज पर हम आपको बता रहे हैं कि इन पर रखिएगा नजर, और रखिए नजर डाउ फ्यूचर्स पर भी। देखिए अमेरिका में कल 100 पॉइंट की जो तेजी हुई है वीरू, वो 750 पॉइंट की शुक्रवार की तेजी के बाद हुई है। तो इतनी बड़ी रैली के बाद देखिए ये बाजार और बढ़े हैं, और इस समय देख लीजिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 80 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो होपफुल है कि इस ट्रेड टैरिफ पर जो वार्ता चल रही है बीजिंग में, इसमें से कुछ पॉजिटिव संकेत निकल कर आएगा। ये आएगा तो फिर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि वो मार्केट्स को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। राजेश सतपुते जी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए मॉर्निंग क्या व्यू है, आज कौन से स्टॉक्स पर आप दाव लगा रहे हैं? देखिए 2 काउंटर्स है। एक तो रेपको होम फाइनेंस जिसने कल एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखा। कल हमने इसमें एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट भी देखा, प्राइस भी अच्छा, मोमेंट अच्छा था, टेक्निकली भी ब्रेकआउट पे ही है। तो मुझे लगता है कि रेपको में मोमेंटम रहेगा।
जिसका टारगेट हेमंत करीबन 432 है और स्टॉप लॉस 402 के आसपास मैं रखूंगा। एडिंग टू दैट डीवीज लैब में मुझे कल एक अच्छा मोमेंटम देखा, लास्ट में इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखी और इनफैक्ट लोअर हायर एंड पे ही बराबर से और इजीली मेंटेन हो रहा है। तो मुझे लगता है डीवीज लैब एक बेट रहेगा जिसका स्टॉप लॉस 1460 रहेगा और टारगेट है 1528 का। इस बीच हमारे इस पैनल में अब अमरीश भी जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अमरीश, एग्जैक्टली अगर आप देखें जिस स्थिति में बाजार है और जिस स्थिति में यूएस मार्केट है, आपकी अप्रोच इंडियन मार्केट्स को लेकर क्या है और आप आज किन स्टॉक्स पे दाव लगाएंगे? इनफैक्ट भाई काफ़ी दिनों से बुलिश हूँ मार्केट पे, शायद लास्ट 4 हफ्ते से करीब, और मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं अभी, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू एटलीस्ट टिल द इलेक्शंस के बाद देखना पड़ेगा कि क्या होगा। पर एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक द ट्रेड वॉर्स व्हिच वी आर टॉकिंग ऑफ, आई थिंक शुड गेट सॉर्टेड आउट सूनर देन लेटर। आप भी होपफुल हैं? होपफुल हूँ, श्योरली। सो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 months शायद हम लोग जो न्यू हाइस का बात कर रहे थे वो शायद देखने को मिले। एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था 2018 में, अंडर परफॉर्म किया था काफ़ी। आई थिंक देयर विल सी अ मच बेटर बाउंस बैक। बिल्कुल, तो आप चिंता मत करिए, पर तेजी करिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपको आज भी वो बढ़िया वाला तोहफा जो आपको कल मिला था हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा, बर्थडे गिफ्ट, वो भी देंगे। थोड़ी देर में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनको कौन से स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। 13 तारीख को 14 साल पूरे हो रहे हैं CNBC आवाज़ के, और CNBC आवाज़ बना रहा है जन्मदिन का हफ्ता। तो इस पूरे हफ्ते आपको हमारे एक्सपर्ट्स बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स बता कर देने वाले हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ी डील भी हुई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद बंधन और ग्रू फाइनेंस के बीच में जो बहुत एंटीसिपेटेड डील थी वो हो चुकी है। इस डील पर ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है, हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो हमें बताने वाली हैं। अमरीश बताएंगे कि वो इस डील को किस तरह से देख रहे हैं। डील मैं आपको बता देता हूं, कल जैसा कि CNBC आवाज़ ने आपको जानकारी दी थी इसी शो में कि ये सौदा हो सकता है। फ्रैंकली हमें नहीं पता था कि आज ही के दिन ये सौदा हो जाएगा, कल शाम को ये अनाउंसमेंट आ जाएगा, लेकिन होप थी कि अब ये डील होने वाली है। तो बहुत ही स्विफ्टली इस डील का अनाउंसमेंट हुआ है और दोनों स्टॉक्स आते हैं आपकी स्क्रीन पर, दोनों में कल गिरावट देखने को मिली है। ग्रू फाइनेंस 4%, बंधन करीब 5-5.25% नीचे जाकर समाप्त हुआ है। और जो डील हुई है वो, और उसमें जो स्वैप रेशियो है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि आज भी जो ग्रू फाइनेंस का स्टॉक है वो करीब 8% नीचे जा सकता है। जो वैल्यूएशन है ग्रू फाइनेंस का वो दरअसल नीचे आंका गया है, लेकिन बंधन बैंक के लिए महंगी डील बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जबरन डील की गई है, इनको अपनी स्टेक घटाना था, इसलिए ये डील की गई है। HDFC बैंक, ये HDFC लिमिटेड, ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये इस मर्ज्ड एंटिटी में करीब 15% हिस्सेदारी रखेगी और इनको दरअसल अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। माना जा रहा है 5% हिस्सेदारी ये कम करेंगे, 4000 करोड़ रुपए वहां से इनके हाथ लगेंगे। तो ये डील बहुत इंटरेस्टिंग है और ये NBFC के क्राइसिस के बाद, हाउसिंग फाइनेंस के क्राइसिस के बाद पहली डील होती हुई नजर आई है। तो सबसे पहले तो सुन लेते हैं दीपक पारेख साहब और बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने क्या कहा इस डील पर। The synergies between GRU and Bandhan are much greater than the synergies between HDFC and GRU. We both are concentrated in Western India. We have branches close to each other, and our average loans are coming down because of the government incentives. Earlier there was a gap. Now we are competing with GRU. You cannot compete with a subsidiary of yours where you have 58%. There is conflict of interest, and here we are very weak in Eastern India. Bandhan is very weak in Western India. It's a synergy that helps. चलिए अब इस घटनाक्रम पर, इस डील पर थोड़ा सा हाउस व्यूज जान लेते हैं क्या है ये डील। एक जैसे कि हेमंत ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, महंगी है, किसके लिए सस्ती है, क्या इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें
भविष्य क्या होगा इस डील का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हर्षदा मेरे साथ हैं। हर्षदा मॉर्निंग, एग्जैक्टली हाउस व्यूज क्या है इस डील के बाद? डील पे जो हेमंत कह रहे हैं कि महंगी डील है बंधन के लिए, वही ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने कहा है। मक्वायरी की रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपने टारगेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। मक्वायरी ने पहले भी कॉल न्यूट्रल का रखा था, आज भी न्यूट्रल का कॉल है। 540 का टारगेट के साथ वो बने रहेंगे। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से ये एक गलत डील साबित होती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली गृह फाइनेंस के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। गृह के शेयर होल्डर्स को करीब 13 गुना पे करना पड़ेगा एज अगेंस्ट 4.5 टाइम्स जो बंधन के शेयरधारकों के को पे करना पड़ रहा है। देखिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनको लग रहा है 26% के डाइल्यूशन के बाद शॉर्ट चेंज हो रहे हैं। ये मक्वायरी ने किया है, कहा है। वो कह रहे हैं ऑफ कोर्स एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइजी है, लेकिन डील के पर्सपेक्टिव से महंगा सौदा है बंधन के लिए। और ऑफ कोर्स गृह के निवेशक भी नाराज रहेंगे। जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल की राय दे रहा है। 525 का टारगेट है। उन्होंने कहा है कि एक्सपेंसिव मर्जर है, सिनर्जीज आएंगी लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएंगी। दोनों ही एंटिटीज को मिलकर काफी मेहनत करनी पड़ेगी और एक कंबाइंड एंटिटी, एक लीडर जरूर रहेगा माइक्रो फाइनेंस और रूरल हाउसिंग के स्पेस में, और इवेंचुअली यहां पर वैल्यूएशन बेहतर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नियर टर्म में इमीडिएट तौर पर यहां पर कुछ पॉजिटिव जेपी मॉर्गन भी नहीं गिन रहा है। इनफैक्ट सीएलएस ने भी एक डिटेल रिपोर्ट सामने निकाली है और क्रेडिट स्विस ने भी, और ये एचडीएफसी के पर्सपेक्टिव से है। सीएलएस कहता है कि एचडीएफसी के लिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। प्रोमोटर स्टेक बंधन का 82% से 61% पर आ जरूर रहा है। इस समय एचडीएफसी भी बंधन में एक स्टेक रखेगी जो करीब करीब वैल्यू किया जाएगा 13,000 करोड़ के आसपास का। और इस समय ये एक चीज ध्यान देनी होगी कि ऐसा नहीं है कि बंधन के प्रोमोटर्स को अब जाकर हिस्सेदारी नहीं कम करनी है, इन पर अभी भी प्रेशर बना रहेगा वो स्टेक अपना कम करने के लिए, क्योंकि 61% स्टेक ऑफ कोर्स आरबीआई के नियमों के का उल्लंघन है, तो वहां पर और इनको मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्रेडिट स्विस एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है एचडीएफसी पर। 2150 का टारगेट इन्होंने रखा है। उनको लगता है कि इसके बाद थोड़ा सा पैसा एचडीएफसी के हाथ जो आएगा इस मोनेटाइजेशन के चलते, जो गृह फाइनेंस में स्टेक इन्होंने बेचा है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव ले कि बंधन और गृह के लिए क्या निकला, माइनॉरिटी शेयर धारकों के लिए तो कुछ नहीं, और बंधन के लिए काफी भारी पड़ेगी ये पर्टिकुलर डील। ओके। अगर आप देखें अभी हर्षदा ने जो बातें कही, जो पहली बात हर्षदा ने कही थी कि गृह के इन्वेस्टर के लिए, छोटे निवेशकों के लिए ये डील हित में नहीं है। अमरीश, ये गृह में जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों को ग्रहण लगा है, ये बात कह रहा है यार ये रिपोर्ट हाउस व्यूज जो है। आपका टेक क्या है? मैं 3 पर्सपेक्टिव से देखिए आप, गृह के पर्सपेक्टिव से, बंधन के पर्सपेक्टिव से और एचडीएफसी के पर्सपेक्टिव से। इसमें केवल एक ही बेनिफिशियरी है इस डील में, एचडीएफसी। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट गेन ना, क्योंकि देखिए गृह को जो प्रीमियम मिल रहा था, किस लिए मिल रहा था? एचडीएफसी वाज द मेन प्रोमोटर, उसके लिए उसको मिल रहा था। सही है। सो इट वाज कोटिंग एट अबाउट 13.5 बुक वैल्यू। बंधन is quoting at about 6.5x book value. So clearly it is negative for the Bandhan shareholders. Gru shareholders को जो वैल्यू मिल रहा था पहले because of HDFC, now it is getting merged with Bandhan. तो बंधन का वैल्यूएशन जो आगे जाके मिलेगा, that will surely be lower than what they have been enjoying till date. और जो डील किया है क्लियरली एक डेस्परेशन में किया है to reduce the holding. And we can expect one more such desperate deal, क्योंकि उनको लेके आना पड़ेगा at 40%. सही है। So overall, from even for Bandhan shareholders, I don't think there is anything too positive. और दूसरा जो बात देखने का है कि ये पहला बड़ा मर्जर है उनके लिए. We'll have to see as to how they work on this merger, how smooth the merger is. तो वो भी एक शायद क्वेश्चन मार्क रह सकता है. तो 6 से 12 महीने लगेंगे इस मर्जर प्रक्रिया को पूरी होने के लिए, और इस बीच अगर छोटे शेयर धारकों ने अपनी आवाज़ उठाई और दिक्कत पैदा करी तो फिर एक कन्फ्यूजन भरा माहौल बना रहेगा। ऐसे में बंधन के शेयर जिन्होंने खरीदे थे, गृह के शेयर जिन्होंने खरीदे थे, निकल जाएं क्या? वैसे आज गैप डाउन होने वाला है दोनों में। गैप डाउन तो होने वाला है, पर एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बार निकल जाना चाहिए। एक बार तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 6 months कुछ भी होने वाला नहीं है। दिस विल बी अंडर परफॉर्म। ठीक बात है। तो देखिए आप जो डेस्पिरेशन वाली बात कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, 82% हिस्सेदारी बंधन के प्रमोटर्स की थी और उनको वो अपनी हिस्सेदारी कम करनी थी, और अब इस डील के बाद
वो 61 हो गई, लेकिन उनको 40 पे लाना है। तो एक बात तो अच्छी है कि उन्होंने करना शुरू किया है, तो हो सकता है आरबीआई इनको मोहलत दे, थोड़ा और समय दे, वरना आरबीआई ने नकेल कसा हुआ था बंधन के प्रमोटर्स के ऊपर कि आप अपनी हिस्सेदारी को घटा लीजिए, जल्दी से जल्दी घटा लीजिए, वरना ब्रांच एक्सपेंशन के ऊपर रोक लग सकता है और तमाम दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब गुड मॉर्निंग। पहले ये बताइए, आज का एक्सीडेंट तो ग्रू है, गैप डाउन होगा ये स्टॉक और कहाँ तक आ सकता है? आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बंधन के लिए भी लेवल्स बताइए कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेन। मुझे एक्चुअली चार्ट में दोनों वीक लगते हैं जी, ज़्यादा बंधन वीक लगता है। ओके। और बंधन के मेरे 450 के टारगेट्स है। ये नहीं कि ग्रुप में स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली ग्रुप में भी वीकनेस है। 450 आई थिंक ओपनिंग में ही आना चाहिए। प्रॉब्लम वही है 450, हाँ बंधन की बात कर रहा हूँ जी। ग्रुप में 290 280 के बीच में आना चाहिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 7-8-10% वहीं तो पे खुलेगा। काम करेंगे सर, ये खुल जाए, इसके बाद इसके ऊपर एक फ्रेश व्यू आप दीजिएगा आप। लेकिन इस मर्जर को लेकर HDFC के CEO के मिस्त्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मर्जर के पीछे का कारण क्या है, क्या रीजंस और क्या सिनर्जीज आप बनते हुए देख रहे हैं इस मर्जर के बाद? हमने वेरियस ऑप्शंस एक्सप्लोर किया है। We tried to see whether it makes sense for a merger with HDFC or a merger with an outside entity. And after examining all the options, we thought that a merger with Bandhan Bank was probably be the best option that would be available to shareholders of Group for a variety of reasons. First is ये merger से क्या होगा, there'll be a very large lending platform for rural and semi-urban lending. Very large lending platform, huge lending platform. Group benefits from the fact that Bandhan being a bank has lower cost of funding. Number two, Group benefits from the fact that Bandhan being a bank has a much larger plethora of branches through which Group's products can get distributed. Bandhan will benefit by virtue of the fact that Group's operations are largely in Western India, where Bandhan does not have large presence. And Bandhan will also benefit from the fact that Group has so much expertise. It is really a very good, top quality provider of housing loans in India. ऑलराइट, चलिए तो अब आज इन 3 स्टॉक्स के ऊपर नज़र होगी और मेरी नज़र तो होने वाली है कि इस डील के बाद अगली डील्स कौन सी होती है और होप क्या बनती है, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग की डील भी होने वाली है। पीएनबी को अपना स्टेक बेचना है पीएनबी हाउसिंग में, और देखिए अब ये डील्स की शुरुआत हो चुकी है, ये एक अच्छी बात समझनी चाहिए। तो इन शेयरों के अलावा आपकी नज़र पीएनबी हाउसिंग पर होनी चाहिए, साथ ही कैनफिन होम्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अब वो कैंडिडेट तो हैं बिकने के लिए बिल्कुल तैयार, और बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग कोटक बैंक जिनको दरअसल अपनी हिस्सेदारी घटानी है, बंधन को अकेले तो घटानी नहीं थी। तो अब होप होगा कि इन स्टॉक्स में तेजी की जाए कि नेक्स्ट डील कहाँ होने वाली है। जो है ना वो मजबूरी की डील्स के नाम होगा। हाँ तो अब जैसे कि एक रैली देखने को मिली बाकी स्टॉक्स में, अब इन पर भी फिर नजर होगी, तो इनके ऊपर भी एक विस्तार से बात करेंगे शो में आगे। लेकिन नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि ब्रोकरेज हाउसेस के अलावा अब दरअसल कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। वागले साहब आप पहले ये बताइए आपका मूड कैसा है मार्केट पर, और स्टॉक्स भी फिर उसके बाद दीजिए कौन से शेयर हैं जो आपको पसंद है। हेमंत, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है जी सर, लेकिन मोमेंटम मिसिंग है। शायद कल आपकी थोड़ी पावर कम पड़ गई। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो ये मेरा कहना यह है कि ऊपर में अटक सकता है। मेरा ये मानना नहीं है कि मार्केट यहाँ से वन वे घुसेगा, जैसे हम ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि 100 150 200 पॉइंट निफ्टी जाएगा, ये नहीं है। 10,730 10,840 ये रेंज आज के लिए मेंटेन होगा। तो आज के लिए इस रेंज पर रखिए नजर। जहां आपने बताया पावर कम पड़ गई, तो मैं आपका जो सवाल है इसका जवाब 3 शेयरों से देना चाहता हूं। लाते हैं अंसल हाउसिंग 20% ये अगले साहब आप देर से आए हो आज आप, हाँ एक तो लेट आए हो ऊपर से ऐसी बात है। अच्छा दिखाता हूँ 3 स्टॉक्स। ओरिएंट बेल नीरज ने बताया खरीद लीजिए, ये देखिए 20% का अपर सर्किट ओरिएंट बेल सिरेमिक्स में लगा सर, आखिरी सौदा में लगा सर, मार्केट जब नीचे आ रहा था। निटको टाइल्स सेकंड हाफ में हमने बताया सर 10% का। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो तेजी होगी और सीएनबीसी आवाज पर बताए हुए हर शेयर में तेजी होगी। तो ये मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। निफ्टी की बात कर रहा था। वैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। अरे सर मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ये मैं बताना रह गया था। रही बात आपने जिक्र किया कि मैं लेट आया, उसके लिए पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि आपका टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया जो भी है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ नीरज को ही ठंडी लगती है?
नहीं सर, हम तो इसलिए कह रहे लेट हो गए क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, बोले वागले साहब आएंगे आज नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने आएंगे। बट नए हाई की मैंने सुना आप नए हाई की बात कर रहे थे, वो तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उससे बहुत ज्यादा ऊपर या वन वे तेजी होगा, हम 17,000 तक जाएंगे, ये नहीं होगा, थोड़ा चॉपीनेस होगा। सही है। तो अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक गोदरेज प्रॉपर्टीज में मेरा बाय है, 702 का स्टॉप लॉस है, 738 का 1 से 2 दिन का टारगेट है, और बेस्ट के सेल में मेरा आईबी हाउसिंग फाइनेंस में सेल है, 804 का स्टॉप लॉस, 770 का टारगेट, ये इंट्राडे कॉल है। ओके चलिए, तो ये 2 कॉल्स अगर आप देखें तो आईबी हाउसिंग इनकी सेल कॉल है। एक ब्रेक का वक्त है और एसएस निफ्टी आपके स्क्रीन पे करिए 10,816, ये अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है सुबह से। एक ब्रेक के बाद एसआईएन स्टॉक्स इन न्यूज नीरज जी के साथ, और साथ ही साथ हरता से जानेंगे कुछ और स्टॉक्स जहां पर, और जाते जाते एक और चीज देख लीजिए, हांगकांग 100 पॉइंट ऊपर, सारे एशियाई बाजार देखिए। और कुछ देर पहले हम क्या कह रहे थे, 7 बजे से लगातार हम कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, ये जो डील की होप में तेजी होगी, और अमेरिका और चाइना की जो वार्ता हो रही है उसमें देखिए अब ये होप बढ़ती जा रही है। अभी अमरीश बलिगा जी ने भी ओपनिंग रिमार्क क्या दिया, वो होपफुल है कि ये डील हो जाएगी। तो ट्रेड वॉर को लेकर देखिए, कल हम थोड़े निराशाजनक थे क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ने 100 पॉइंट की बढ़त गंवा दी थी और इसीलिए हम गिरे थे। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है, जो कल बेच कर गया वो आज सुबह सुबह थोड़ा मुश्किल में आने